दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। और प्लीज़ हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तुम्हें क्या लगा था तुम बच जाओगे? मेरी आवाज़ बेडरूम की दीवार से टकराकर वापस आई। डर की वजह से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसका सारा सच आज मेरे सामने था। ये सारे सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि तुमने उस बेचारी औरत को जानबूझकर मारा है, क्योंकि तुम एक बहुत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो। इतनी देर में बाहर से पुलिस की गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। मेरा दिल थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन ये सब कुछ मेरे झूठ की वजह से ही शुरू हुआ था। मेरा नाम अनीका है और मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी हूँ। और मेरे पिता ने मरने से पहले अपने करोड़ों की जायदाद मेरे नाम की थी। मेरे पास इतना पैसा था कि मैं जिस चीज़ पर भी हाथ रखती थी वो मेरी हो जाती थी। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और मैंने अपने पसंद के एक लड़के से शादी की थी। उसका नाम विक्रम था और उस वक्त मुझे लगता था कि वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुझे इसका सच नज़र आता गया। हम पैसों से दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, सिवाय औलाद के। मेरी करोड़ों की जायदाद मेरी गोद नहीं भर सकती थी। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे और इन 7 सालों ने मुझे एक मुजरिम बना दिया था। मेरी सास के ताने और मेरी नंद की वो चुपती हुई बातें मुझे रोज़ बांझ होने का एहसास दिलाती थी। और मेरा पति मेरा साथ देने की जगह और उनकी तरफ से ही बोलता था। वो सब कुछ चुपचाप बैठा हुआ देखता रहता था और एक शब्द भी मेरी तरफ से नहीं बोलता था। एक रात हम सब बैठे हुए डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। फिर से मेरी सास ने वही बातें करना शुरू कर दिया। अनीका, तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए और हमें अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा चाहिए, और मैं अपने बेटे को इस तरह से नहीं देख सकती हूँ। मैंने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं इलाज करवा रही हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए। मैं रोज़ रोज़ इस बात से परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को शांत करके और चुपचाप वहीं बैठी रही। फिर मेरी नंद बोली, पिछले 5 साल से डॉक्टर यही कह रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई कमी है तो साफ क्यों नहीं बता देते? मेरे भाई कब तक इस तरह दूसरों के बच्चे को खिलाते रहेंगे? मेरी नंद का नाम अंजलि था। अब वो दोनों माँ बेटी मुझे ताने पर ताने देते हुए बोली, बिल्कुल सही बात है। आखिर और कब तक ऐसे ही चलेगा? अब तो लोग भी पूछते हैं, हम और किस तरह लोगों से झूठ बोले। मैंने गुस्से से उन्हें घूरा और फिर अपने पति की तरफ देखा, जो शांति से बैठा हुआ खाना खा रहा था, जैसे यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। उसने पानी का गिलास नीचे रखा और मुझे देखते हुए बोला, उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी मुझे उससे उम्मीद भी नहीं थी। अनीका, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अब कोई इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए। मुझे अब दूसरी शादी करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मेरी सांस मेरे गले में अटक गई। मैंने अपनी सारी दौलत अब तक जिस इंसान पर लुटा दी थी, वो मुझे इस तरह छोड़ने की बात कर रहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। मेरे करोड़ों रुपए तुम्हारे कारोबार में लगे हुए हैं और तुम मुझे छोड़ने की बातें कर रहे हो। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को इन लोगों के सामने कमज़ोर नहीं होने दिया था। जायदाद मुझे औलाद नहीं दे सकती है और मैं कल ही लड़की वालों से बात करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द दूसरी शादी करनी है। मुझे वारिस चाहिए, जो तुम नहीं दे सकती। उसने बहुत ही बेरहमी से जवाब दिया था। मेरा घर में मेरा वजूद सब कुछ बिखरने वाला था। मैंने उससे कहा, रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला। मैंने ये बात तुमसे इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं तुम्हें कल सरप्राइज़ देना चाहती थी, मगर मुझे मजबूर होकर ये बात आज कहनी पड़ी। मेरी ये बात सुनकर उन लोगों के चेहरे के रंग बदल गए। मेरे पति की आंखों में चमक आ गई। मेरी सास का सारा गुस्सा गायब हो गया। उनके होठों पर हंसी आ गई। मेरे पति जल्दी से मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बोला, क्या तुम सच कह रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारा कोई ड्रामा हो? तो मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात झूठ क्यों बोलूँगी? तो वो मेरा हाथ पकड़कर बहुत खुशी से बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी सास मेरी बाहों को चूमते हुए बोली, तुमने हमें आज बहुत बड़ी खुशी दी है। सच में मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। घर में खुशी का माहौल हो गया। मेरी ननद वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और फिर दूसरे दिन ही मेरे पति ने मुझे बताया कि वो काम के सिलसिले में दूसरे कंट्री जा रहा है और 8 महीने बाद आएगा।
ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। अपने झूठ को मैं और अच्छे से छुपा सकती थी। मैं झूठी परेशानियां दिखाती हुई उससे कहने लगी, तुम मुझे इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैंने तुम्हें कल ही तो इतनी बड़ी बात बताई है, उसके बाद भी तुम ऐसे अचानक जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो वो कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, और मैं इसीलिए जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे और अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा कर सकूं। मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजता रहूंगा और तुम्हें रोज़ कॉल भी करूंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, माँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। वो ये कहकर अपना सामान लेकर चला गया। मैंने अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच रखा था। मैंने झूठ बोला था। मैंने इसके पीछे एक पूरा प्लान तैयार कर लिया था। उसके जाने के बाद मैं एक छोटे से क्लिनिक पर गई, जहाँ मैं उस आदमी से मिली जो मेरे लिए हर महीने नकली रिपोर्ट बनाता था। मैंने उसे पैसे दिए और उसे फिर से याद दिलाया कि उसे किसी भी हाल में ये बात किसी को नहीं बतानी है। वो बस पैसे लेकर मुस्कुराया और बोला कि आप चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। मैं वहाँ से वापस आई और अपने कमरे में आकर देर तक बैठी रही। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही हूँ, और अगर कहीं भी गलती हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं खुद को समझा रही थी कि सब ठीक होगा। मुझे बस कुछ दिन और ये नाटक करना है, फिर सब अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन उस रात जब मेरे पति का फ़ोन आया और उसने कहा कि वो कल ही वापस आ रहा है, तब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। मैंने फ़ोन रखते ही अपने सर को पकड़ लिया। मेरे दिमाग में हज़ारों बातें एक साथ घूमने लगीं। अगर वो आ गया तो मेरा सच सामने आ जाएगा। मैं कैसे उसे समझाऊंगी? मैं क्या बहाना बनाऊंगी? मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं बस करवटें बदलती रही और सोचती रही कि अब क्या करना है। सुबह हुई तो मेरी सास मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरे चेहरे की हालत देखी और पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं तुरंत अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाई और कहा कि हाँ माँ जी, बस थोड़ी थकान है। उन्होंने मुझे प्यार से सर हिलाया और कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, तुम्हें बस आराम करना चाहिए। मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरा झूठ अब ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। दिन धीरे धीरे बीत रहा था। हर मिनट मुझे भारी लग रहा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी, जैसे वो अभी आ जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि क्या मैं भाग जाऊं, क्या मैं कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा करना और भी बड़ी गलती होगी। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे सच बता देना चाहिए, लेकिन फिर डर लगा कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मैं इसी उधेड़-बुन में थी कि तभी दरवाजे पर आवाज़ हुई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मेरी सास ने जाकर दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैंने उसके कदमों की आहट सुनी, मैं समझ गई कि वो आ गया है। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैं बिस्तर पर बैठी रही और अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। वो कमरे में आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। वो सीधा मेरे पास आया और मेरे पास बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे अंदर अपराध की भावना और बढ़ गई। मुझे लगा जैसे मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, लेकिन अब वापस लौटना आसान नहीं था। उसने मुझसे मेरे हालचाल पूछे और मेरे पेट की तरफ देखता रहा, जैसे वो उस बच्चे को महसूस करना चाहता हो जो असल में था ही नहीं। मैं उसकी आंखों में उम्मीद देख रही थी और वही उम्मीद मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि वो देख न सके। उसने मेरे आंसू देख लिए और पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुरंत कहा कि कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। वो मुस्कुराया और बोला कि अब तो मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे पता था कि अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था, क्योंकि मेरा झूठ अब बहुत बड़ा हो चुका था और उसे संभालना मेरे बस से बाहर हो रहा था। लेकिन फिर मैं होश में आई तो ये सब एक सपना था, मगर इसे सच होने में ज़्यादा वक्त नहीं था और मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था। अब हर पल मुझे डर लग रहा था कि कहीं सच सामने ना आ जाए, और यही डर मेरे हर सांस के साथ बढ़ता जा रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद मैं इस हालत से निकल जाऊंगी, लेकिन अंदर से मैं जानती थी कि अब मेरा सामना उस सच्चाई से होना ही होगा जिससे मैं इतने दिनों से भाग रही थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मैं अपना सच किसी के सामने भी नहीं आने दे सकती थी। मैंने जैसे ही ये बात सुनी कि वो कल घर वापस आ रहा है, ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई।
मेरे हाथ से फ़ोन छोड़कर नीचे गिर गया और मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन सी खड़ी रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल इतनी तेज तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मेरे दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी कि अब क्या होगा, मैं कैसे सामना करूंगी। मैं अपनी जगह से अचानक उठी और जल्दी जल्दी बाहर की तरफ बढ़ी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैं खुद को संभालते हुए गाड़ी तक पहुंची। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी की चाबी निकाली और जैसे तैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट की और बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसी क्लिनिक की तरफ निकल पड़ी जहां से मैं अब तक अपनी नकली रिपोर्ट बनवा रही थी। रास्ते भर मेरा ध्यान कहीं और ही था। मैं बस गाड़ी चला रही थी, लेकिन दिमाग में डर और घबराहट का तूफान चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी सच्चाई अब मेरे सामने आने वाली है और मेरे पास उसे छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तेज तेज से गाड़ी चला रही थी, मुझे बस जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना था। जैसे ही मैं क्लिनिक पहुंची, मैंने गाड़ी जल्दी से रोकी और भागते हुए अंदर चली गई। मैंने दरवाज़ा जोर से बंद किया, जिससे आवाज़ गूंज गई। अंदर बैठे डॉक्टर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गई और उसके मेज़ पर रखे पेन उठाकर जोर से पटकने लगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। मैंने उससे कहा, मुझे अभी इसी वक्त एक नकली सर्टिफिकेट बनाकर दो जिसमें लिखा हो कि बच्चा पैदा होते ही मर गया। उसने जल्दी से उठकर खिड़की का पर्दा खींच दिया और मेरे पास आकर धीरे से बोला, मैडम आप शांत हो जाइए। लेकिन मैं कैसे शांत होती। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि मुझे शांत नहीं होना, तुम बस मेरा काम करो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन तुम ये सर्टिफिकेट अभी बनाओ। मेरी आवाज़ इतनी तेज थी कि खुद मुझे भी डर लग रहा था। वो थोड़ा पीछे हट गया और बहुत ही धीरे से बोला, मैडम मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। उसके ये शब्द सुनते ही मुझे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मैंने गुस्से में कहा, क्यों नहीं कर सकते, अब तक तो सब करते आए हो। उसने डरते हुए कहा, पिछले हफ्ते ही पुलिस ने मेरे क्लिनिक पर छापा मारा है और अब वो रोज आकर रिकॉर्ड चेक करते हैं। अगर मैंने अब कुछ भी गलत किया तो मैं सीधा जेल चला जाऊंगा। मैं अब कुछ भी गलत नहीं कर सकता, प्लीज़ आप बात को समझिए। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं उसे बस देखती रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मना कर देगा। मैंने उससे बहुत कहा, बहुत विनती की, यहाँ तक कि हाथ भी जोड़ लिए। मैंने उसे कहा कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने दराज खोली और मेरे दिए हुए सारे पैसे निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोला, ये आपके पैसे, मैं आपका कोई काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने पैसे लेने से मना किया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मेरी तरफ बढ़ा दिए और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैडम आप यहाँ से चली जाइए, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं हार चुकी थी। मैं धीरे धीरे बाहर निकली। मेरे कदम भारी हो चुके थे, जैसे हर कदम के साथ मेरी उम्मीद खत्म हो रही हो। मैं गाड़ी तक पहुंची और अंदर बैठ गई। कुछ पल के लिए मैं बस ऐसे ही बैठी रही। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बहुत तेज चलाने लगी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस भागना चाहती थी, हर चीज़ से, खुद से, अपने डर से, अपनी सच्चाई से। मेरे दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, अगर मैं मर जाऊं तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे किसी को कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा, मुझे किसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं बिना कुछ देखे गाड़ी चला रही थी। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। तभी अचानक मेरे सामने कोई आ गया। मैंने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी चीखती हुई रुक गई। मेरा दिल जैसे बाहर आ गया। मैं गुस्से में गाड़ी से उतरी और चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मरना है तो कहीं और जाओ। मेरी ही गाड़ी मिली थी तुम्हें। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, मेरा गुस्सा एक पल में शांत हो गया। वो एक छोटा सा बच्चा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत ही कमज़ोर सा लग रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी जो बहुत ही नन्ही थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बहुत ही धीमी आवाज़ में बोला, दीदी ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दीजिए। मैंने कुछ नहीं खाया और ये बच्ची भी भूखी है, इसके दूध के लिए भी पैसे चाहिए। उसकी आवाज़ में इतनी मासूमियत थी कि मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने उस छोटी बच्ची को देखा। वो बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची हो। मेरा दिल भारी हो गया। मैंने धीरे से पूछा, ये बच्ची किसकी है और तुम कौन हो? तो वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, दीदी ये मेरी बहन है। ये सुनकर मैं एकदम चौंक गई। मैंने फिर पूछा, और तुम्हारे माँ बाप?
उसने धीरे से नीचे देखते हुए कहा कि माँ नहीं रही। उसके ये शब्द सुनकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ थम गया। मैं उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन वो फिर भी खड़ा था, अपनी छोटी सी बहन को संभाले हुए, जैसे वही उसका सब कुछ हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस पल मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। दर्द सिर्फ मेरे पास नहीं है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सच में कुछ नहीं है। और मैं अपनी ही उलझनों में इतनी फंस गई थी कि मुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा था। मैं कुछ पल तक चुप रही, फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने धीरे से कहा कि मेरा नाम राजू है दीदी, और हम सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। मैं बस लोगों से मदद मांग रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल और भी भारी हो गया। मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। मेरे अंदर चल रहा तूफान अब थोड़ा थमने लगा था, लेकिन उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी। मैं अपनी हालत भूलकर उस बच्ची को देख रही थी और सोच रही थी कि मैं किस चीज़ से भाग रही थी और क्यों। तभी मैंने अपने पर्स से पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने धीरे से पैसे लिए और मुझे ऐसे देखा जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि किसी ने उसकी मदद की है। मैंने उससे कहा कि रुको, मैं अभी आती हूँ, और पास की दुकान से दूध और कुछ खाने का सामान लेकर आई। मैंने वो सब उसे दिया और उसने अपनी छोटी बहन को गोद में लेकर उसे दूध पिलाने की कोशिश की। वो बहुत धीरे धीरे उसे संभाल रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मैं उसे देखती रह गई और पहली बार मेरे दिल में एक अलग सा एहसास हुआ, जैसे मैं कुछ समझने लगी हूँ, जैसे मेरी जिंदगी मुझे कुछ दिखाना चाह रही हो। उस बच्चे की आंखों में मुझे दर्द के साथ हिम्मत भी दिख रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं इतनी जल्दी हार मानने जा रही थी, जबकि मेरे पास सब कुछ था। उस पल मुझे लगा कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ, शायद मेरे पास अभी भी कुछ करने का मौका है और मैं यूं ही हार नहीं मान सकती। मैंने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा संभाला, और उसी पल मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि भागने से कुछ नहीं होगा, मुझे सामना करना पड़ेगा, और शायद यही सही रास्ता है। तभी वो बच्चा मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, और उस मुस्कान में मुझे एक नई उम्मीद नजर आई। मैंने उस बच्चे से वो नन्ही सी बच्ची अपनी गोद में ले ली, बिना कुछ सोचे समझे, जैसे उस पल दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। बस दिल ही कुछ कह रहा था और मैं वही कर रही थी। मैंने जल्दी से अपने हाथों की सोने की चूड़ियां उतारी और अपने बैग से 20,000 रुपये निकाले और उस छोटे से लड़के के हाथ में रख दिए। मैंने उससे कहा, देखो, ये बच्ची तुम मुझे दे दो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम इसे नहीं पाल पाओगे, मैं इसे बहुत अच्छे से पाल लूंगी। तुम ये पैसे और ये चूड़ियां ले लो, इससे तुम अपना पेट भर सकते हो, अपनी जिंदगी थोड़ा ठीक से जी सकते हो। वो बच्चा इतना छोटा था कि उसे न दुनिया की समझ, न हालात की गहराई समझने की ताकत। उसने मेरी बात बिना सोचे समझे मान ली। उसने पैसे और चूड़ियां ली और एक बार अपनी छोटी बहन को देखा, फिर मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रह गई। कुछ पल के लिए मेरा दिल अजीब सा हो गया, जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया हो, या शायद कुछ गलत कर दिया हो। लेकिन मैं अब रुक नहीं सकती थी। मैंने बच्ची को सीने से लगा लिया और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। रास्ते भर में यही सोचती रही कि अब घर जाकर क्या कहूँगी, कैसे सब संभालूंगी, क्या कहानी बनाऊंगी ताकि किसी को शक न हो। मैंने रास्ते में गाड़ी थोड़ी धीमी कर ली और अपने कपड़ों पर थोड़ा सा पानी गिरा लिया, ताकि लगे जैसे पसीना या परेशानी में भीगी हूँ। मैंने अपने बाल बिखेर लिए और चेहरे को भी थोड़ा सा रगड़ लिया, ताकि मैं बहुत थकी हुई और परेशान लगूं। मेरी सांसें अभी भी तेज चल रही थी, लेकिन अब मैं अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे मैं घर पहुंची। जैसे ही गाड़ी गेट के अंदर गई, ड्राइवर ने जल्दी से गेट खोला और मेरी सास ने जैसे ही मुझे देखा, वो घबराकर मेरी तरफ भागी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने आते ही कहा, अनीका, ये क्या हालत बना रखी है? तुम कहाँ थी? और ये बच्ची? और तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? मैं एक पल के लिए रुकी, फिर मैंने वही कहानी शुरू कर दी जो मैंने रास्ते में सोची थी। मैंने कहा, रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। तब मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, तो वो बोली कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, तुम बस नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। फिर वो मुझे हॉस्पिटल ले गई और वहीं पर ये बच्ची हुई। मैंने झूठ बोलते हुए अपनी आवाज़ धीमी और कमज़ोर रखी, ताकि सब सच लगे। मैंने आगे कहा, वो मुझे घर भी छोड़ देती, लेकिन उसे कोई बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए वो चली गई और मैं खुद गाड़ी चलाकर आ गई।
मैंने ये भी जोड़ दिया कि बच्ची नॉर्मल हुई है और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मेरी सास ने मेरी पूरी बात ठीक से सुनी भी नहीं। उनका ध्यान तो बस उस बच्ची पर था। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ से बच्ची को गोद में लिया और उसे प्यार करने लगी। उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। वो बार बार कह रही थी कि ऊपर वाले की बहुत कृपा है, तुम भी ठीक हो और बच्ची भी ठीक है। उन्हें मेरी हालत से, मेरी बातों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस उनका वारिस मिल चुका था और वो उसी में खो गई थी। वो बच्ची को लेकर अंदर चली गई और मैं उनके पीछे पीछे धीरे धीरे अंदर आई। घर के अंदर एक अलग ही माहौल था, जैसे कोई त्योहार हो। सब कुछ बदल गया था। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गई। मेरा दिमाग अब भी शांत नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि मैंने जो किया वो सही था या गलत, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई। मैंने बाहर देखा तो गेट से एक गाड़ी अंदर आती दिखी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वो विक्रम की गाड़ी थी। वो वापस आ गया था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मुझे लगा जैसे सब कुछ अब सामने आ जाएगा। शायद माँ ने उसे सब बता दिया होगा। मैंने खिड़की से देखा, वो गाड़ी से उतरा। उसके हाथ में खिलौने और छोटे छोटे कपड़े थे। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि वो दूर से ही साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो इस पल का बहुत इंतजार कर रहा था। मैं धीरे धीरे नीचे हॉल में गई। मेरे कदम भारी हो रहे थे, जैसे हर कदम मुझे किसी सच्चाई के और करीब ले जा रहा हो। जैसे ही मैं नीचे पहुंची, मैंने देखा वो बच्ची को गोद में लिए हुए था और खुशी से उसे देख रहा था। वो उसे धीरे धीरे हिला रहा था और उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। उस पल उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र उस बच्ची के गले में पड़े एक छोटे से लॉकेट पर गई। उसका चेहरा एकदम से बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों की चमक बुझ गई। उसके हाथ कांपने लगे, जैसे उसने कोई ऐसा सच देख लिया हो जिसे वो पहचानता हो। उसके हाथ अचानक ढीले पड़ गए और बच्ची उसके हाथ से छूटने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर हवा में ही बच्ची को पकड़ लिया। अगर मैं एक सेकंड भी लेट होती तो शायद वो ज़मीन पर गिर जाती। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और गुस्से में विक्रम की तरफ देखकर चिल्लाई कि तुम पागल हो गए हो क्या? अभी मेरी बच्ची गिर जाती। तुम्हें हो क्या गया है? लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बस उस लॉकेट को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर डर था, हैरानी थी और कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। मैं उसे देख रही थी और पहली बार मुझे डर लगा कि कहीं ये सब मेरे हाथ से निकल तो नहीं रहा। कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं जानता जो मुझे नहीं पता। उस पल घर का माहौल कुछ ज उस पल घर का माहौल जो कुछ देर पहले खुशियों से भरा था, अचानक बहुत भारी हो गया था और मुझे लगने लगा था कि जो झूठ मैंने बोला है, वो अब ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। लेकिन अब जो इतना बड़ा सच मेरे सामने आने वाला था, उसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। विक्रम की आंखें बिल्कुल बदल चुकी थीं। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरे अंदर तक झांक लेना चाहता हो। उसने कांपती आवाज़ में कहा कि मुझे सच बताओ, ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बताओ, ये बच्ची तुम कहाँ से लेकर आई हो? उसके ये शब्द सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें और तेज़ हो गईं। लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए तुरंत कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। ये बच्ची मेरी है और मैं इसे कहीं से क्यों लेकर आऊँगी? ये मेरी अपनी बेटी है। लेकिन वो मेरी बात सुनने के मूड में नहीं था। उसने सर हिलाते हुए कहा कि नहीं अनीका, तुम झूठ बोल रही हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये बच्ची हमारी नहीं है। तुम इतना बड़ा झूठ मत बोलो और मुझे सच-सच बताओ, ये बच्ची तुम कहाँ से लाई हो? उसकी आवाज़ अब थोड़ी तेज़ हो गई थी और उसमें गुस्सा साफ दिख रहा था। मैं अंदर से टूट रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात पर डटी रही। तभी उसने उस बच्ची के गले की तरफ इशारा किया और बोला तभी उसने उस बच्ची के गले की तरफ इशारा किया और बोला, जो तुम इसके गले में ये लॉकेट देख रही हो, ये मेरा ख़ानदानी लॉकेट है। ये हमारे परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है और ये यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे मेरे कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि हमारी बात बाहर किसी तक ना जाए। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और कांपती आवाज़ में पूछा, तुम क्या कह रहे हो? इस लॉकेट से तुम्हारा क्या रिश्ता है? विक्रम अचानक ज़मीन पर बैठ गया, जैसे उसकी ताकत ही खत्म हो गई हो। उसने अपना सर पकड़ लिया
और रोते हुए बोला कि मुझे माफ़ कर दो अनीका, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा कि साफ-साफ बताओ, तुमने क्या किया है? तुम किसकी बात कर रहे हो? उसने रोते हुए कहना शुरू किया, मैं जिस दिन घर से दुबई जाने के लिए निकला था, उसी दिन रास्ते में मेरी कार से एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था। वो औरत बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। चारों तरफ खून ही खून था। मैं घबरा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पहले तो मैंने सोचा कि उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया मैंने देखा कि वो औरत प्रेग्नेंट थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मैं डर गया। मुझे लगा अगर मैं उसे अस्पताल लेकर गया तो पुलिस आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि ये एक्सीडेंट मैंने किया है। मेरा करियर, मेरा नाम सब खत्म हो जाएगा। मैं डर गया अनीका, मैं बहुत डर गया था और मैंने वहीं सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला गया। मैं सीधा एयरपोर्ट गया और वहाँ से दुबई चला गया। उसके बाद से हर दिन मुझे उसका चेहरा याद आता रहा। उसका खून से सना हुआ चेहरा, उसकी वो हालत मैं कभी भूल ही नहीं पाया। विक्रम रोते जा रहा था और मैं उसे सुनकर अंदर से कांप रही थी। मेरे अंदर गुस्सा भी था और डर भी। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने एक औरत को मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें ज़रा भी दया नहीं आई। वो मर रही थी और तुम उसे छोड़कर भाग गए। तुम इंसान भी हो या नहीं? मेरी आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी कि मैं खुद डर गई थी, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर का गुस्सा सब पर भारी था। तभी अचानक विक्रम ने उस बच्ची की तरफ देखा और उसकी आंखों में डर आ गया। उसने घबराकर कहा, ये बच्ची वही है, ये उसी औरत की बच्ची है, ये सच जानती है, ये मुझे बर्बाद कर देगी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। उसके ये शब्द सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने उसे हैरानी से देखा और कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसने बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उसका गला दबाने वाला हो। मैंने तुरंत उसे जोर से पीछे धकेल दिया और गुस्से में चिल्लाई, अगर तुमने इस बच्ची को छूने की भी कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं खुद पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच-सच बता दूँगी, तुम्हारा भी और अपना भी। मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है, ना ही इस रिश्ते का, ना समाज का, ना लोगों का। अगर हमारा रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस मासूम को कुछ नहीं होने दूँगी। मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे, लेकिन मेरी आवाज़ अब मज़बूत थी। विक्रम मुझे घूर रहा था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि मैं उसके खिलाफ खड़ी हो गई हूँ। उसने फिर से कहा, अनीका, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर ये बच्ची जिंदा रही तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा करियर, मेरी जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम मेरी बात समझो, हमें इसे खत्म करना होगा। उसकी आवाज़ में अब डर था, बेचैनी थी, लेकिन मैं अब बिल्कुल साफ थी। मैंने बच्ची को अपने सीने से कसकर लगा लिया और कहा कि ये बच्ची मेरी है और मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे बचाऊंगी। और अगर तुमने फिर से ऐसी बात भी की ना, तो मैं सच में पुलिस के पास चली जाऊंगी और सब बता दूंगी कि तुमने क्या किया है और मैंने क्या किया है। मुझे अब कुछ नहीं छुपाना। मैं अब और झूठ नहीं जी सकती। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज़ आ रही थी और उस नन्ही सी बच्ची की हल्की सी सिसकियाँ जो मेरे सीने से लगी हुई थी। उस पल मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ से वापस जाना अब नामुमकिन है और आगे क्या होगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन इतना ज़रूर था कि अब मैं भागूंगी नहीं, सच से नहीं, अपने डर से नहीं और ना ही इस मासूम को किसी भी हालत में नुकसान होने दूंगी। और फिर कुछ देर के लिए माहौल थोड़ा शांत हो गया, जैसे तूफान के बाद अचानक सब थम जाता है। विक्रम भी चुप हो गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो ज़मीन की तरफ देख रहा था, जैसे खुद से ही लड़ रहा हो। मैं धीरे से उसके पास गई और उसे समझाते हुए बोली कि मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम संभल ज़रूर सकते हैं। इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। तुम बाहर जाओगे, सबके साथ वैसे ही रहोगे जैसे पहले रहते थे। इस बच्ची को प्यार करोगे, बिल्कुल नॉर्मल रहोगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर तुम ऐसे ही टूटते रहोगे तो सबको शक हो जाएगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से सर हिलाया, जैसे मान गया हो कि हम दोनों ने खुद को संभाला और कमरे से बाहर आए। हॉल में मेरी सास और नंद बैठी थी और वो दोनों उस बच्ची को लेकर इतनी खुश थी
जैसे उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। उनके चेहरे पर चमक थी। वो बार बार उसे गोद में लेती, उसे चूमती, उससे बातें करती। घर में पहली बार इतने सालों बाद बच्ची की हंसी गूंज रही थी। हर कोना जैसे जिंदा हो गया था। किसी को भी हमारे अंदर चल रही उथल पुथल का अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हम दोनों ने जैसे एक नकली जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन अंदर से हम दोनों हर पल डर में जी रहे थे। वक्त गुजरता गया और कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। मुझे लगने लगा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद वो डर बस एक बुरा सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था। एक दिन मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर देख रही थी। तभी एक नौकरानी मेरे पास आई और बोली, दीदी, ये आपके लिए कोई लिफाफा देकर गया है। मैंने उसे लिया और कहा कि ठीक है, तुम जाओ। जैसे ही वो गई, मैंने उस लिफाफे को खोला। उसके अंदर एक मोटी सी फाइल थी और कुछ फोटो थे। जैसे ही मैंने उन फोटोज को देखा, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उन तस्वीरों में विक्रम की गाड़ी साफ दिखाई दे रही थी और उसके पास वो औरत पड़ी थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि विक्रम के हाथों पर खून लगा हुआ था। साफ साफ दिख रहा था कि वो उसी जगह खड़ा है जहां एक्सीडेंट हुआ था। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं समझ गई कि कोई और भी है जो ये सब राज जानता है, सिर्फ मैं और विक्रम ही नहीं। उस लिफाफे में एक कागज भी था जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हें क्या लगा था विक्रम कि तुम ये सब करके बच जाओगे? अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये पढ़कर मेरे हाथ से वो कागज गिर गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक मेरा फोन बजा। मैं डर गई, लेकिन मैंने हिम्मत करके फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई, हेलो, विक्रम कहाँ है? मैंने घबराते हुए कहा कि वो यहाँ नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। बताइए क्या बात है? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो आप बोल रही हैं। मुझे विक्रम से बात करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप ही सुन लो। उससे कहना कि वो किसी की जान लेकर ऐसे नहीं बच सकता। जिस खून को उसने सड़क पर छोड़ दिया था, वो अब उसके गले तक आ चुका है। अब वो नहीं बचेगा। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो और मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। ये सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मैंने बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागी जहां विक्रम सो रहा था। मैंने उसे झंझोर कर उठाया। वो घबराकर उठा और बोला, क्या हुआ? मैंने उसे वो लिफाफा और फोटो दिखाए और फ़ोन पर हुई सारी बात बता दी। ये सब सुनकर वो पूरी तरह से टूट गया। वो पागलों की तरह इधर उधर चलने लगा और बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैंने कहा था ना, ये बच्ची हमें बर्बाद कर देगी, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। वो अपनी ही बातों में खो गया था, जैसे उसे होश ही नहीं था। फिर उसने अचानक अलमारी खोली और एक सूटकेस निकाल लिया और जल्दी जल्दी उसमें कपड़े भरने लगा। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? वो गुस्से में बोला, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं भाग जाऊंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा जहाँ कोई मुझे ना ढूंढ सके। मैं उसे रोकते हुए बोली कि तुम भागकर कहाँ जाओगे, कब तक भागोगे? और अगर भाग भी गए तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? नहीं विक्रम, ये खत्म नहीं होगा। हमें इसका सामना करना होगा। तुम ऐसे भागकर और फंस जाओगे। लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसकी आंखों में डर इतना ज्यादा था कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। मैं उसे बार बार समझा रही थी कि हमें कोई रास्ता निकालना होगा, हमें सोचना होगा कि क्या करना है। लेकिन वो बस एक ही बात दोहरा रहा था कि वो यहाँ नहीं रह सकता। मैं उसके सामने खड़ी थी और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अगर अब मैंने हिम्मत नहीं दिखाई तो सब कुछ सच में खत्म हो जाएगा और मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर वो टूट गया तो हम दोनों डूब जाएंगे और इस बार सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बल्कि उस मासूम बच्चे की जिंदगी भी दांव पर लगी थी। मैंने उसके हाथ से उसका पासपोर्ट झटके से छीना और बिना एक पल सोचे उसे सामने वाली जलती मोमबत्ती के पास ले जाकर आग लगा दी। वो घबरा गया और मेरे हाथ से पासपोर्ट छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार मैं उससे ज्यादा मजबूत थी। मैंने उसे पीछे धकेलते हुए साफ साफ कहा कि मेरी बात कान खोलकर सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे और कहीं नहीं भागोगे। अब जो होगा यही होगा। हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम अभी शांत होकर बैठो, मुझे सोचने दो। मेरी आवाज़ में पहली बार डर से ज्यादा सख्ती थी। वो मुझे देखता रह गया, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। वो धीरे से बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था।
मेरा दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। मुझे अब हर हाल में सच जानना था। मुझे जानना था कि उस रात क्या हुआ था, वो औरत कौन थी और सबसे ज़रूरी वो बच्चा कौन था जिससे मैंने ये बच्चे ली थी, क्योंकि अब साफ था कि ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मैंने बिना देर किए अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और जल्दी से बाहर निकल गई। मैं तेज़ कदमों से गाड़ी तक पहुंची और अंदर बैठकर तुरंत स्टार्ट कर दी। इस बार मेरी ड्राइव पहले से भी ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन अब मेरे अंदर डर नहीं था, बस एक ज़िद थी सच जानने की। मैं उसी सड़क की तरफ निकल गई जहाँ मुझे वो छोटा बच्चा मिला था। रास्ते भर मैं उसी के बारे में सोचती रही, उसका मासूम चेहरा, उसकी आंखों में छुपा दर्द और वो नन्ही सी बच्ची जो अब मेरे पास थी। मैं वहां पहुंची और गाड़ी रोककर इधर उधर देखने लगी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। मैंने काफी देर तक उसे ढूंढा, हर कोने में देखा, लेकिन वो नहीं मिला। तभी मेरी नज़र पास की एक छोटी सी बस्ती पर पड़ी। मैंने सोचा कि शायद वो वही हो। मैं गाड़ी लेकर धीरे धीरे उस बस्ती में गई। वहाँ गंदगी थी, टूटी झोपड़ियाँ थी और हर तरफ उदासी फैली हुई थी। मैं गाड़ी से उतरी और पैदल अंदर जाने लगी। तभी मेरी नज़र कूड़े के ढेर के पास बैठी एक छोटी सी चारपाई पर पड़ी। वो वही बच्चा था। वो ज़मीन पर बैठा था और खाली नज़रों से कुछ देख रहा था। मैं उसके पास गई और धीरे से कहा, सुनो, इधर आओ। वो मुझे देखकर डर गया और उठकर पीछे हटने लगा। मैंने तुरंत कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, बस मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरी आवाज़ अब पहले जैसी नहीं रही थी, उसमें नरमी थी। वो थोड़ा रुका, फिर धीरे से मेरे पास आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी में बैठाया। वो चुपचाप बैठ गया, जैसे उसके पास अब कुछ सोचने की ताकत ही नहीं बची थी। मैं उसे पास के एक ढाबे पे लेकर गई और उसे बैठाकर खाना मंगवाया। मैंने उससे कहा कि पहले आराम से खाओ, फिर हम बात करेंगे। वो पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा, जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ ठीक से नहीं खाया हो। मैं उसे देखती रही और मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो मैंने धीरे से पूछा, अब मुझे बताओ, वो औरत कौन थी और ये बच्ची तुम्हारी कौन है? तुम मुझसे डरना मत, तुम मुझे सब सच सच बता दो। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, दीदी, वो मेरी मासी थी। मेरी माँ तो बहुत पहले मर गई थी और उसके बाद मैं उसी के साथ रहता था। वो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खिलाती पिलाती थी, लेकिन कुछ समय से वो एक आदमी से मिलने लगी थी। वो रोज़ उससे मिलने जाती थी। मैंने कई बार उससे पूछा कि वो आदमी कौन है, तो वो बस इतना कहती थी कि वो उसका बहुत करीबी है, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बता सकती। उस रात भी वो उसी आदमी से मिलने गई थी। मैं दूर से सब देख रहा था। वो दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। मासी ने उसका कॉलर पकड़ लिया था। वो बहुत गुस्से में थी। तभी उस आदमी के गले से एक लॉकेट गिरा और मासी के हाथ में आ गया। वो आदमी और ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने अचानक अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मासी को ज़ोर से टक्कर मार दी और फिर वहाँ से भाग गया। मैं सब कुछ देख रहा था। मैं दौड़कर मासी के पास गया। वो बहुत बुरी हालत में थी, खून बह रहा था, मैं रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन मैंने हिम्मत की और जैसे तैसे उन्हें उठाकर पास के एक छोटे से क्लिनिक में ले गया। वहाँ एक कंपाउंडर था। उसने उनकी पट्टी की, लेकिन मासी की हालत बहुत ख़राब थी। उसी वक्त उन्होंने इस बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वो खुद नहीं बच पाई। उन्होंने हमें छोड़ दिया। उनके जाने के बाद उस कंपाउंडर ने मासी के हाथ में जो लॉकेट था उसे इस बच्ची के गले में डाल दिया और फिर मैं अकेला रह गया। मैं इस बच्ची को लेकर इधर उधर भटकता रहा। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं उसे कहीं अच्छे अस्पताल में नहीं ले जा पाया। मैं बहुत परेशान था और उसी हालत में सड़क पर घूम रहा था। तभी मुझे आप मिली। उसकी बात खत्म होते ही जैसे मेरे अंदर सब कुछ हिल गया। अब सारी बातें साफ होने लगी थी। हर टुकड़ा जुड़ रहा था। वो आदमी कोई और नहीं, विक्रम ही था। वही जिसने उस औरत को मारा था, वही जिसका लॉकेट इस बच्चे के गले में था और वही अब इस बच्ची से डर रहा था। मैं कुछ देर तक चुप रही। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था और अब मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, सच का सामना करना, चाहे जो भी हो जाए। मैंने उस बच्चे को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि तुम अपना ख्याल रखना और अब कहीं सुरक्षित जगह चले जाना। वो चुपचाप मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से सर हिलाया और वहाँ से चला गया। मैं गाड़ी में बैठी ही थी कि तभी मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर एक कॉल आई। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, सामने से एक भारी आवाज़ आई, अनिका, पैसों का इंतज़ाम हुआ या नहीं, या फिर मैं ये सारे सबूत पुलिस को दे दूँ? एक पल भी नहीं लगा मुझे ये आवाज़ पहचानने में कि वही लालची कंपाउंडर था जिसके पास मैं अब तक जाती रही थी, जिसने मेरे लिए नकली रिपोर्ट्स बनाई थी। मेरे दिमाग में एकदम से सारी कड़ियाँ जुड़ गईं।
मुझे समझ आ गया कि ये सब उसी का खेल है। उसने लालच में आकर अपनी आवाज़ तक बदलने की ज़रूरत नहीं समझी और उसी जल्दबाजी में मुझसे बात कर बैठा। मैं अंदर ही अंदर समझ गई कि उस दिन जब वो बच्चा अपनी मासी को उसी क्लिनिक में लेकर गया होगा, तब इसने इस औरत के हाथ में वो लॉकेट देखा होगा। और फिर जब मैंने उसे अपनी और विक्रम की फ़ोटो दी थी नकली रिपोर्ट्स के लिए, तो उसमें विक्रम के गले में वही लॉकेट देखकर इसे सब समझ आ गया होगा। फिर ये उस जगह गया होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ से किसी तरह सबूत इकट्ठा कर लिए होंगे और अब हमें ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने अपनी आवाज़ को बिल्कुल शांत रखते हुए उससे कहा, तुम्हारे पास कौन से सबूत हैं? तो वो हंसते हुए बोला, इतने सबूत हैं कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी। तुम बस पैसे तैयार रखो, मैं सब दे दूंगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, बताओ कहाँ और कब मिलना है। उसने कहा, मैं एक जगह सबूत रख दूंगा, तुम पहले पैसे रख देना और सबूत लेकर चली जाना। मैंने तुरंत कहा कि नहीं, मैं तुमसे सीधे मिलूंगी और अपने हाथ से पैसे दूंगी और तुम्हारे हाथ से सबूत लूंगी, क्योंकि अब मेरे दिमाग में एक प्लान बन चुका था। मुझे बस शाम होने का इंतज़ार था। शाम होते ही मैंने एक बैग उठाया और उसके बताए हुए पते पर पहुंच गई। वो वहां पहले से खड़ा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उसने आते ही कहा, पैसे लाई हो? मैंने उसे रोका और कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मुझे सबूत दिखाओ, मैं कैसे मान लूं कि तुम बाद में फिर मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे। उसने हंसते हुए कहा, मैडम मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरे पास पक्के सबूत हैं। उस रात जब मैंने उस औरत के हाथ में वो लॉकेट देखा तो मुझे शक हुआ। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। वो मुझे उस जगह ले गया। वहाँ पास की एक दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा था। मैंने दुकानदार को पैसे देकर सारी फुटेज निकाल ली और अपने पास रख ली। और मेरे पास तुम्हारे सारे रिकॉर्ड भी हैं। जब से तुम मेरे पास आ रही हो, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन मैं शांत रही क्योंकि मुझे अपना काम पूरा करना था। मैंने अपने बैग से धीरे से छोटा सा रिकॉर्डर निकाला और उसे दिखाया। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि मैंने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। वो घबराकर बोला कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने सख्ती से कहा, अगर खुद को बचाना चाहते हो तो चुपचाप सारे सबूत मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है। मेरी शादी टूटे तो टूट जाए, मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगी और सब सच बता दूंगी, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा फंसोगे, क्योंकि तुमने भी बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरी बात सुनकर वो डर गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने बिना बहस किए सारे सबूत मुझे दे दिए। मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गई और सीधा घर की तरफ चल पड़ी। अब मुझे विक्रम से सच सुनना था। जैसे ही मैं घर के गेट पर पहुंची, मैंने देखा गेट खुला हुआ था। वॉचमैन कहीं नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी अंदर भागी और सीधे अपने कमरे की तरफ गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा खून सूख गया। विक्रम उस मासूम बच्ची का मुंह तकिए से दबा रहा था। बच्ची के छोटे छोटे हाथ पैर बेतहाशा हिल रहे थे। वो सांस लेने के लिए तड़प रही थी। वो दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं पूरी ताकत से चिल्लाई, रुक जाओ जालिम आदमी, और दौड़कर उसके पास पहुंची। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और बच्ची को उसके हाथों से छीन लिया। बच्ची जोर जोर से रोने लगी। मैं उसे सीने से चिपकाकर खुद भी रोने लगी। गुस्से और डर से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। विक्रम भी हाँफ रहा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो खुद पर काबू खो चुका हो। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम इतने गिर जाओगे? मैंने सोचा भी नहीं था। ये मासूम तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है? वो चिल्लाते हुए बोला, ये मेरी बर्बादी है। ये जिंदा रही तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं अब और नहीं सह सकता। मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया। अब तुम्हारा एक भी झूठ मैं नहीं सुनूंगी। मैंने अपने बैग से वो सारे फोटो और सबूत निकालकर उसके सामने फेंक दिया और कहा, ये देखो, ये है तुम्हारा सच। अब भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब सब कुछ मेरे हाथ में है। विक्रम उन फोटोज को देखता रह गया। उसके चेहरे पर डर और पछतावा दोनों साफ नजर आ रहे थे। मैं उसे देख रही थी और पहली बार मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब मैं सच के साथ खड़ी थी और मुझे पता था कि अब जो भी होगा वही सही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े। वो पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी आंखों में अब इंसानियत का नाम तक नहीं था। वो मुझे भी मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार मैं डरने वाली नहीं थी। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उसी धक्का मुक्की में उसका फ़ोन उसकी जेब से गिरकर ज़मीन पर आ गया। मैंने तुरंत फ़ोन उठा लिया और जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई तो उसका व्हाट्सएप खुला हुआ था।
मेरी नज़र सीधी एक चैट पर गई। उसमें लिखा था, मैं आज रात आ रही हूँ, आज हिसाब बराबर करके जाऊंगी, अपना हक लेकर जाऊंगी। ये पढ़ते ही मेरे हाथ पैर कांप गए, क्योंकि ये मैसेज किसी और के नहीं बल्कि उसी औरत के थे जिसका एक्सीडेंट हुआ था। मैं कुछ सेकंड के लिए जम सी गई। फिर मैंने जल्दी से उसकी गैलरी खोली और जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उस फोन में विक्रम और उस औरत के साथ में बहुत सारी तस्वीरें थी। दोनों हंसते हुए, घूमते हुए, करीब आते हुए, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उस पल मुझे समझ आ गया कि सच क्या है। विक्रम ने मुझे धोखा दिया था। उसने मेरे साथ झूठ पर झूठ बोला था। वो औरत कोई अनजान नहीं थी बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। उसका अफेयर था उससे और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उससे छुपकर मिलता था और जिस रात वो दुबई जाने का बहाना बनाकर गया था, वो दरअसल उसी से मिलने गया था। उस रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा। उस औरत ने उससे कुछ मांगा होगा, या शायद अपना हक, शायद अपना नाम। लेकिन विक्रम ने उसे देने से मना कर दिया और गुस्से में उसने जानबूझकर उसे गाड़ी से टक्कर मारी। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। और वो छोटा बच्चा जो वहां मौजूद था, उसने सब कुछ देख लिया था। वही उसे क्लिनिक तक लेकर गया और वहीं से ये पूरी कहानी आगे बढ़ी। ये सब सोचते ही मेरे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। विक्रम रोते हुए मेरे सामने आ गया और बोला, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। लेकिन अब मेरे अंदर सुनने की ताकत खत्म हो चुकी थी। मैं सब समझ चुकी थी। अब उसके हर शब्द मेरे लिए बेकार थे। मैंने पास रखा एक फ्लावर पॉट उठाया और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। वो वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि उस फैसले से जो मैं अब लेने जा रही थी। मैंने जल्दी से उसे एक कुर्सी से बांध दिया ताकि वो उठकर फिर कुछ न कर सके। फिर मैंने उस बच्ची को गोद में उठाया, उसे सीने से लगाया और कमरे को बाहर से लॉक करके निकल गई। अब मेरे पास सब कुछ था, उसका फ़ोन जिसमें उसकी सच्चाई थी, मेरी रिकॉर्डिंग जिसमें उस कंपाउंडर का कबूलनामा था, और वो फ़ोटो जो उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए भेजे थे। मैंने सब कुछ एक फ़ाइल में रखा और सीधा पुलिस स्टेशन जाने का फ़ैसला किया। लेकिन उससे पहले मैं उस बस्ती में गई जहाँ वो छोटा सा बच्चा रहता था। मैंने उसे ढूंढा, वो वहीं मिला। मुझे देखते ही वो बोला, दीदी आप फिर से आ गई। मैंने उससे कहा कि जल्दी से गाड़ी में बैठो। वो बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, हम तुम्हारी मासी को इंसाफ दिलाने जा रहे हैं। वो चुपचाप मेरे साथ बैठ गया और मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां जाकर मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने बताया कि मेरे पति का उस औरत से क्या रिश्ता था। वो प्रेग्नेंट थी और उसी वजह से उसने उसे मार दिया। मैंने ये भी बताया कि मैंने अपनी शादी बचाने के लिए नकली रिपोर्ट्स बनवाई थी और उस कंपाउंडर की रिकॉर्डिंग भी इंस्पेक्टर को सुनाई। जैसे ही इंस्पेक्टर ने सब कुछ सुना, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उस कंपाउंडर के क्लिनिक पर छापा पड़ा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर विक्रम को भी घर से गिरफ्तार कर लिया गया। केस कोर्ट तक गया और आखिरकार उसे उसके किए की सज़ा मिली। उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई और उस कंपाउंडर का भी क्लिनिक हमेशा के लिए बंद हो गया। मुझे भी मेरे गुनाह के लिए सज़ा मिली, लेकिन क्योंकि मैंने सच कबूल किया था और सबूत दिए थे, इसलिए मेरी सज़ा कम कर दी गई और कुछ समय के बाद मैं जेल से बाहर आ गई। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ उसके बाद आया। मैंने जेल से बाहर आते ही उन दोनों बच्चों को गोद ले लिया। वो छोटा बच्चा और उसकी बहन अब मेरी जिम्मेदारी थे। मैं उन्हें किसी के सहारे नहीं छोड़ सकती थी। मैंने विक्रम से हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया और उससे डाइवोर्स ले लिया। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी और उन बच्चों को एक अच्छा जीवन दूँगी। मैंने अपने पिता का बिज़नेस सँभाला, ऑफ़िस जाना शुरू किया और धीरे-धीरे सब कुछ ठीक करने लगी। साल गुज़रते गए, लेकिन वो सब कुछ आज भी मेरे अंदर कहीं ज़िंदा है। मैं उसे भूल नहीं सकती, लेकिन अब मुझे पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने आखिर में सही रास्ता चुना। सच चाहे जितना भी छुपाओ, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है और उस दिन फैसला हमें करना होता है कि हम सच के साथ खड़े होंगे या फिर झूठ के नीचे दब जाएंगे। मैंने सच को चुना और आज मैं अपने दोनों बच्चों के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।